हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। पिछले जो पार्ट था वीडियो का उसके अंदर हमने कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व की थी जो बेसिक था, स्टार्टिंग था चैप्टर्स का। आज हम उसके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। तो सबसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस पढ़ें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, लेट हमने मान लिया कोई भी हमारा रिएक्टेंट है आर और वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट पी के अंदर चेंज हो रहा है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इसकी अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मेरी रेट किसके इक्वल हो सकती है, इसकी माइनस के डी ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूं मैं। और इसका रेट वाला एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट किसके इक्वल होगी, के इंटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू उसकी पावर। जीरो ऑर्डर है रिएक्शन तो उसके लिए आर की पावर क्या आ जाएगी, मेरी जीरो आ जाएगी। अब रेट इसके भी इक्वल है और रेट इसके भी इक्वल है तो इन दोनों टर्म्स को इक्वल लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। क्या आएगा मेरे पास, माइनस के डी ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर नोट। अब किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वो किसके इक्विवेलेंट होती है, टर्म वन के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहां से मैंने क्या किया, माइनस के डी ऑफ आर एज इट इज रख लिया इज इक्वल टू के इंटू डी टी। याद है, नेगेटिव को मैं इस साइड लिखूं या इस साइड लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया मैंने। क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ऑफ आर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इज इक्वल टू माइनस के मेरा कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, t आ जाएगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ में एक टर्म और ऐड करते हैं जिसमें हम कहें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वो मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इतना करने के बाद r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें ये मान लूंगा लेट जब टाइम जीरो के इक्वल था, t इज इक्वल टू जीरो के इक्वल था, तो मेरी जो कंसंट्रेशन थी r वो किसके इक्वल मिलेगी, आर नोट के इक्वल। आर नोट क्या है, मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन की। रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट इनिशियल स्टेज के अंदर ही है। तो इन दोनों वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, r की जगह तो क्या हो जाएगा, आर नोट इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज, t की जगह जीरो और प्लस c। तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। और यहां से मेरी c की वैल्यू जो थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, आर नोट की इक्वल आ जाएगी। मान लिया ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट थी, ठीक है, और यहां से मेरी c की वैल्यू जो थी मैंने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पुट वैल्यू ऑफ c इंटू इक्वेशन फर्स्ट की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर उसको पुट कर दो। चाहो तो यहां से 1 2 3 ऐसे इक्वेशन बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कोई जरूरी भी नहीं है। अब अगर हम इस c की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो मेरा r तो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू माइनस के टी भी सेम, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, आर नोट आ जाएगा। अब इसमें मैं सोल्व करूंगा तो के टी को मैं इस साइड लेके जाऊंगा। वैसे एक चीज, एक सेकंड और, यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कौन सी इक्वेशन है मेरी, स्ट्रेट लाइन, ये मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये है, ठीक है। इसके साथ मैंने कंपेयर कर लिया तो मतलब मैं जब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं अपना, यहां पर मान लो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इसका, तो y एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लेना है, r इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की वो लेनी है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है मैंने, टी। तो मेरा ग्राफ किस किस के बीच में फॉर्म्ड होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, उसके बीच में मैंने ग्राफ की प्लॉटेशन की। सी मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर नोट के इक्वल, और एम क्या है मेरा, स्लोप। एम क्या होता है, स्लोप। तो इस स्लोप की जो वैल्यू थी वो क्या है, माइनस के, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ था मेरा वो इस टाइप से आएगा, और इसका जो स्लोप हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल। और ये जो इंटरसेप्ट था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आर नोट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे c कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इसके ग्राफ की हम प्लॉटेशन कर सकते हैं। अगर इसी ग्राफ ने मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर इसी ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूं
रेट वर्सेस टाइम। क्या किसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर रहा हूं? रेट वर्सेस टाइम। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो देखो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, लेकिन रेट वर्सेस टाइम करूंगा तो ये जो ग्राफ था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। अब यहाँ पे क्या था भाई, न्यूमेरिकल हमारे इस इक्वेशंस को लेकर आएंगे जो हमने सोल्व करने होते हैं। तो इस इक्वेशन में फर्दर मैं क्या करूंगा, केटी उस साइड ले जाऊंगा, ये आ गया इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास में, आर नोट थी साइड था यू माइनस के, और ये क्या होगा मेरे पास आर आ गया यहाँ पे। अब यहां से मैंने क्या करना है, टी की वैल्यू या के की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो के किसके इक्वल हो जाएगा, आर नोट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं हम। इस फॉर्मूले को यूज कर लो, दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। तो इस तरीके से ये मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी उसका जो एक्सप्रेशन था, रेट का एक्सप्रेशन, वो मैंने सोल्व कर दिया यहाँ पे। ओके, आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो इसके बाद जीरो ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आया हमारे पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए लिखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने क्या मान लिया कि रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, लिख दिया। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ, तो उसके लिए अगर मैं इसकी रेट लिखूं तो रेट किसके इक्वल होगी, माइनस के डी ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी, और अकॉर्डिंग टू रेट ला रेट किसके इक्वल हो जाएगी, के इंटू आर की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसलिए आर की पावर 1। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कंपैरिजन में क्या आ गया, माइनस के डी ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर। किसी की पावर 1 हो तो जरूरी नहीं होता लिखना, वो सेम ऐसे एज इट इज आर लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, आर को मैं इस साइड ले आऊंगा, डी टी साइड निकल जाएगा, क्या आ गया मेरे पास, माइनस डी ऑफ आर अपॉन में आर इज इक्वल टू के इंटू में डी टी, और ये नेगेटिव का साइन में इस साइड ले गया। यहां पे जो डी ऑफ आर आया, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर मैं इसका कर रहा हूं तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप नहीं बना रहा। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैंने एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होता है, लोगरिथम ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आर बाई आर है, अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो एल एन ऑफ आर आएगा, नेचुरल लोगरिथम आ जाएगा, बेस 10 वाला नहीं है, नेचुरल लोगरिथम इज इक्वल टू, यहां से माइनस के कांस्टेंट था बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन t के इक्वल प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, c आ गया यहाँ पे। अब मैंने क्या करना था, यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैंने मान लिया लेट मेरी जो कंसंट्रेशन थी इनिशियल r, वो किसके इक्वल थी, r नोट के इक्वल थी, और जो मेरा टाइम था उस टाइम पे क्या था, 0, रिएक्शन प्रोसीड नहीं की थी, स्टार्ट नहीं की थी। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा इसके अंदर तो ये हो जाएगा लोगरिथम ऑफ आर नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह 0 प्लस सी। अगेन ये टर्म मेरे लिए क्या बन गई, 0 बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ पे c की वैल्यू निकालू तो ये आ जाएगा लोगरिथम ऑफ आर नोट इज इक्वल टू के c के इक्वल आ गया। ये मेरा आ गया सेकेंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट के अंदर मैं वैल्यू रख दूंगा, सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू थी c की वैल्यू इसके अंदर रख दूंगा यहाँ पे। अब मैं जब वो वैल्यू रख रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, एल एन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ आर नोट, क्योंकि उसी की इक्वल आ रही थी ना वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी। अगेन इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आ गई मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब जब मैंने इसका कंपैरिजन किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगेन मैं ग्राफ की जब प्लोटेशन करूंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या लूंगा, एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा टाइम, और y एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, कंसंट्रेशन, लोगरिथम ऑफ आर, ये ली मैंने। ठीक है, अब मैं इसका स्लोप अगर देखूं तो स्लोप m क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है नेगेटिव,
तो ये स्लोप की जो वैल्यू थी ये भी किस में आ जाएगी, जो मेरा स्लोप था वो आ जाएगा माइनस के इक्वल। और साथ में कहां पर कट करेगा, इस पॉइंट पर कट करेगा ना, इस इंटरसेप्ट के ऊपर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ln ऑफ r नोट के इक्वल आ जाएगी। क्लियर होगी ये चीज यहाँ पे। अब इसमें फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे भाई इक्वेशन में। देखो ये ln है, इसको हमने बेस 10 में चेंज करना है ताकि आसानी से हम इसको सोल्व कर सकें। तो बेस 10 में चेंज करने के लिए पहले इसको इस साइड लेकर जाओ। ये मेरे पास हो गया ln ऑफ r माइनस के ln ऑफ r नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। इस ln में जब कोई भी लोगरिथम में नेगेटिव के अंदर टर्म हो है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, लोगरिथम ऑफ r डिवाइडेड बाय r नोट, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जब मैंने ये इस तरीके से लिख दी इज इक्वल टू के माइनस के टी के इक्वल आ गई, इसको बेस 10 में अगर कन्वर्ट कर रहा हूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो और ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ r डिवाइडेड बाई r नोट इसके अंदर चेंज हो जाएगा। और ये इस साइड क्या रहेगा, माइनस के टी के इक्वल रहेगा। इस 2.303 को मैं इस साइड कन्वर्ट कर सकता हूं, जो 2.303 साइड लेके गया मैं, तो ये मेरे पास बच गया लोगरिथम ऑफ r डिवाइडेड बाई r नोट इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू टी आ गया यहाँ पे। इसमें फर्दर मैं सिंप्लीफाइड के लिए ओपन कर सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा लोगरिथम ऑफ r माइनस के लोगरिथम ऑफ r नोट, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही कर दिया यहाँ पे, माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू टी। ठीक है, इसमें मैं दोबारा उस साइड लेकर जा सकता हूँ। जब दोबारा उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा लोगरिथम ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू टी प्लस लोगरिथम ऑफ r नोट, उसके इक्वल हो जाएगा। या फिर मैं दोबारा इसको कंपेयर कर दूंगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब जब मैंने इसका कंपैरिजन किया तो देखो यहाँ पे सेकंड इसका जो ग्राफ की प्लॉटेशन है, कंपेयर करने के बाद इसका दोबारा जो ग्राफ प्लॉट किया मैंने, अब की वाली एक्सिस पे क्या आया, ln की बजाय यहाँ पे आया लोगरिथम ऑफ r, और इस एक्सिस पे वही मेरा टाइम रहेगा। ग्राफ जो था मेरा अगेन इसी टाइप से आएगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। m की वैल्यू क्या है, इस बार जो स्लोप है वो क्या आएगा मेरा, माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, और ये जो इंटरसेप्ट था जो इस एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा था, इसकी वैल्यू मेरे पास इस बार क्या आ जाएगी, लोगरिथम ऑफ r नोट, उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पैरामीटर क्या दे रखे तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी हमें ग्राफ को। अब यहाँ पे इसने फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे। क्या करूंगा मैं, ये जो टी वाली टर्म थी ना, इसको मैं इस साइड लेकर जाऊंगा दूसरी तरफ, क्योंकि नेगेटिव वहां थी, इसको इस साइड ले जाऊंगा, इसको यहाँ ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास k अपॉन में 2.303 इंटू टी इज इक्वल टू, ये था लोगरिथम ऑफ r नोट माइनस के लोगरिथम ऑफ r, ये आ जाएगा। उसको मैं इस साइड ले, इसको इस साइड लेगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। अब यहां से मैं अगर t लिखूं तो हाँ एक सेकंड पहले एक स्टेप और लिखो, के टी इंटू में 2.303 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख दूंगा, लोगरिथम ऑफ r नोट डिवाइडेड बाई r। बताया था ना लोगरिथम का टर्म मैथमेटिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n, अगर कहीं पे ये दे रखा है लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n, तो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है लोगरिथम फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चॉइस हमारी। तो लिख दिया। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालनी हो या k की वैल्यू निकालनी हो तो k मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, k जब मैं निकालूंगा तो उस साइड जाके हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पर आ जाएगा लोगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो भाई इसके ऊपर डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ये किस तरीके से हमने सोल्व किया, डेरिवेशन भी तुमने अच्छे से याद होनी चाहिए इसकी, कर लोगे इसको। ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लाइक एक्सप्रेशन हमारा, और जो जो ग्राफ्स आए वो लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, अभी इसी के अंदर अगर एक ग्राफ और बताऊं मैं, एक ग्राफ और बनता है मेरा, मान लिया चलो मैं यही लिख रहा हूं उस ग्राफ को। अगर मैंने ग्राफ लिया यहाँ पे, इसके अंदर लोगरिथम ऑफ r नोट डिवाइडेड बाई r,
ग्राफ क्या लिया मैंने, लोगरिथम ऑफ आर नोट डिवाइडेड बाई आर वर्सेस टी, इसके बीच में लिया। तो जो मेरा ग्राफ था ने वो स्ट्रेट लाइन यहां से आएगा। देखो इस इक्वेशन में c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये y एक्सिस पे लिया, x एक्सिस पे t है, तो स्लोप क्या बचेगा, स्लोप जो था मेरा वो बचा k डिवाइडेड बाई 2.303 और कांस्टेंट प्लस c क्या, कुछ वैल्यू नहीं है, 0 है, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ग्राफ ये भी आ सकता है इसके लिए। तो 3 ग्राफ आए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तुमने ध्यान रखने हैं किस तरीके से हमने इन ग्राफ्स की प्लॉटेशंस की है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये ग्राफ के लिए पैरामीटर तो पढ़ लिए, इसके लिए जो फॉर्मूले आए सोल्व करने के लिए, लेकिन एक होती है हमारे पास हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होगी, देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाफ का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस अपने ओरिजिनल से आधा हो जाए। मान लिया अगर वो 100 था तो 50 हो जाए, 10 था तो 5 हो जाए, तो जितनी भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उससे कितना हो जाए, हाफ हो जाए, वो उसकी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ। तो अब हमने क्या स्टडी करना है, उसका भी फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूला हमारे लिए हमने याद करना है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, दोनों ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, 0 के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी। अब मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेरा रेट एक्सप्रेशन क्या आया था, मेरे पास रेट एक्सप्रेशन आया था k इज इक्वल टू वे आर नोट माइनस के आर डिवाइडेड बाई टी, ये आया था मेरे पास। अब मैंने मान लिया लेट जो मेरी फाइनल कंसंट्रेशन बची है वो कितनी है, इनिशियल की हाफ है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हो, तो कंसंट्रेशन जो थी बाद में बचेगी वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल क्या भी हो जाएगी ना, आर नोट क्या है मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसकी हाफ हो जाएगी। और मेरा टाइम जो था वो टाइम भी क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा टी हाफ। टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के इक्वल। दोनों इसमें पुट कर दो, टी को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट एज इट इज, और आर की जगह वैल्यू क्या रखनी है मैंने, आर नोट डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में के इस साइड आ गया, टी यहां ले गया, के नीचे ले आया। इसे जब मैं करूंगा 1 आर नोट में से माइनस के आर नोट बाई 2 निकलेगा, तो आर नोट बाई 2 बचेगा। तो ये मेरा टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, ये टी हाफ हो जाएगा मेरा आर नोट अपॉन में 2, और वो 2 नीचे आकर हो जाएगा 2 के, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो जो मेरा टी हाफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आर नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एमसीक्यू टाइम पूछा जा सकता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नोट आ रहा है उसके एक्सप्रेशन में। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, वैल्यू गिवन होगी, के की वैल्यू हो, आर नोट की हो, पुट करके टी हाफ वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी। फिर आया मेरे पास, सॉरी ये भाई मैंने 0 का निकाला था, गलती से लिख दिया, किसके लिए था ये, जीरो ऑर्डर के लिए था। अब की बार मैं निकालूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए निकालूंगा, फर्स्ट ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑर्डर का मेरे पास फॉर्मूला क्या आया है, अभी अभी मैंने पढ़ा था, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन, इसके इक्वल आया है। यहां से अगर मैं देखूं तो अगेन वही टी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के इक्वल, और टी मेरा किसके इक्वल होगा, टी हाफ के इक्वल। और जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन है वो किसकी हो जाएगी, ओरिजिनल की हाफ, इनिशियल की हाफ। ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा मैं वैल्यू, टी को मैं इस साइड लेगा, तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लोगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल आर। आर की जगह वैल्यू क्या रखनी है मैंने, आर नोट बाई 2, वो ऊपर मल्टीप्लाई, ये कैंसल आउट हो गए मेरे पास, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गए, क्या बचा मेरे पास, टी हाफ जो था वो किसके इक्वल आ गया, टी हाफ यहाँ पर आया मेरे पास 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू में लोगरिथम ऑफ 2। लोगरिथम 2 की वैल्यू क्या होती है, लोगरिथम 2 की वैल्यू होती है 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 0.3031,
और इसमें सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से टी हाफ मेरा किसके इक्वल आ गया, 0.693 डिवाइडेड बाई के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई तुमने इस एक्सप्रेशन में कहीं पर तुमने दिखाई दे रहा है कंसंट्रेशन आ रही है इस एक्सप्रेशन में, कहीं भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्लियर होगी ये चीज, तुमने कर लो या नहीं कर लो इसमें। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी तुमने याद होने चाहिए और इसका एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन भी आ सकती है एग्जाम में और डायरेक्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी जो 100% है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा तुमने। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्व करनी है अच्छे से। साथ में अगर कोई हमसे पूछ ले कि कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसका कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो भाई देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है पेपर में, वो मैंने बताया भी होगा शायद पिछली वीडियो में, एक बार फिर बता रहा हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर दिया हमने, किसमें चेंज हो गया N2 + 3H2, ये आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास अनदर अगर मैं देखूं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ये मेरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ये कंसंट्रेशन जो है ना इनिशियल पे डिपेंड नहीं करेंगे, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, हम हाफ लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहे, हाफ लाइफ टाइम डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो रेट एक्सप्रेशन में के आ रहा था, रेट आ रही है, रेट कॉन्स्टेंट, वो डिपेंड नहीं करेगा वहां पे। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका कैसे स्टेट में स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थैंक यू।